दुनिया में बहुत सारे एक्सट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इतना एक्सट्रीम नहीं है जितना ये बुद्धिस्ट मंक प्रैक्टिस है शोकोसुन बुत्सु का। ये इंतहाई ब्रूटल रिचुअल 835 एडी में बनाया गया था और तब से पिछले 1000 सालों तक अनगिनत बुद्धिस्ट मंक्स ने इसको ट्राई किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ 24 ही आज तक कामयाब हो सके हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस रिचुअल के 3 फेजेस के बारे में बताऊंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा कि किस तरह एक सक्सेसफुल शोकोसुन बुत्सु दिखता है। लेकिन मैं ये बात भी बता दूं, वो पिक्चर्स बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, इसलिए उस हिसाब से वीडियो देखना। बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि इंसान की जिंदगी एक कांस्टेंट साइकिल है सफरिंग की, कि पहले आप पैदा होते हो, उसके बाद सफर करते हो, फिर मर जाते हो, फिर पैदा होते हो, फिर सफर करते हो, फिर मर जाते हो। मतलब ये एंडलेस साइकिल है। लेकिन इस साइकिल को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, वो है इनलाइटमेंट हासिल करना, या इसको नरवाना भी बोला जाता है। किसी को ये नहीं पता कि नरवाना एक्चुअल में है क्या, ये दिखता कैसे है, फील कैसे होता है, या फिर ये है किधर। बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि नरवाना को अगर सही तरह आपने जानना है तो उसको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी बंदे को चॉकलेट के टेस्ट के बारे में बताना चाह रहे हो। बेशक आप जिस तरह भी फ्लेवर्स को डिस्क्राइब करो, अगले बंदे को तब तक समझ नहीं आएगी जब तक वो खुद नहीं चख लेगा। तो यहाँ पर हर बुद्धिस्ट का गोल होता है कि वो नरवाना को अचीव करे। तो हर रोज पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ बुद्धिस्ट बहुत मेहनत करते हैं इस चीज को ट्राई करने के लिए। लेकिन पूरे बुद्धिज्म में बहुत ही थोड़े लोगों का ग्रुप है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी एग्जिस्टेंस को ही डेडिकेट कर दिया है नरवाना को अचीव करने के लिए। और ये लोग बहुत ही मशहूर बुद्धिस्ट मंक्स हैं। वैसे तो बुद्धिस्ट मंक बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। आपको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, पोजेशंस, नाम, स्टेटस, हर चीज छोड़नी पड़ती है और एक मोनेस्टेरी में रहना पड़ता है, जो कि एक आइसोलेटेड जगह है जिधर मंक्स रहते हैं। और यहाँ पर आप सिंपल, बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस लाइफ जियोगे, जिधर बेसिकली आपकी सिर्फ एक ही कोशिश होगी, नरवाना को अचीव करना। अब ये जो एक्सट्रीम लाइफस्टाइल है जो बुद्धिस्ट मंक जीते हैं, इसकी वजह से दुनिया में इनकी रेपुटेशन है कि ये बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड लोग हैं। लेकिन इवन बुद्धिस्ट के स्टैंड पॉइंट से उनका ये जो सीक्रेट रिचुअल है शोकोसुन बुत्सु, ये डिसिप्लिन को तो बिल्कुल ही एक नए लेवल पर ले जाता है। शोकोसुन बुत्सु को 1000 साल पहले नॉर्दर्न जापान की पहाड़ियों पे एक बुद्धिस्ट के ग्रुप ने बनाया था, जिसका नाम है द शिंगोन। शिंगोन का ये मानना है कि हम नरवाना को अचीव कर सकते हैं फिजिकल पनिशमेंट करके, और इसी आइडिया से बना था बहुत ही ब्रूटल शोकोसुन बुत्सु रिचुअल। मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो बुद्धिस्ट मंक के पास एक चॉइस होती है कि वो इस रिचुअल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर ये इस रिचुअल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद वाली बात है कि ये नरवाना को अचीव कर लें। लेकिन उनको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ये रिचुअल कंप्लीट ही नहीं होगा। यूं समझ लो ये एक किस्म का जुआ है कि अपने आप को बहुत ही अजियत में डालो, एंड में या तो कामयाब हो जाओगे या फिर नहीं होगे। और यहाँ पर नरवाना को अचीव करने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, सिर्फ एक यही रास्ता होता है, जो होता तो काफी मुश्किल है लेकिन ये नरवाना की तरफ लेकर जाता था। तो इस रिचुअल के पहली दफा बनने के बाद सैकड़ों बुद्धिस्ट मंक ने इसको ट्राई किया और तकरीबन 100 से भी कम लोगों ने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और उनमें से भी सिर्फ 24 बंदों ने नरवाना को अचीव किया। अब आप लोग भी तंग आ रहे होंगे कि भाई ये नरवाना है क्या, तो चलो इसके बारे में बताता हूँ। ये जो शोकोसुन बुत्सु है, इसकी इंस्ट्रक्शंस काफी सिंपल हैं। इसके होते हैं 3 फेजेस। पहले फेज को बोला जाता है मोकु जकाकायो, जिसका सिंपल मतलब है दरख्त को खाने की ट्रेनिंग। इस चीज का मेन फोकस होता है मंक की डाइट का। इस पहले फेज को कंप्लीट करने में 1000 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ मंक्स को 1000 दिनों से भी ज्यादा टाइम लगता है। इस पहले फेज में मंक सिर्फ दरख्तों के बाय प्रोडक्ट्स को ही खा सकते हैं, जैसे कि बीज हो गए, नट्स हो गए, दरख्त की बार्क हो गई, रूट्स हो गए, और ये सारा खाना वो अपने लिए खुद ही ढूंढते थे। यहाँ पर ये चीज भी नोट करने वाली है कि कुछ मंक्स अपने पेट में छोटे छोटे पत्थर भी डाल लेते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो भूख से पागल हो रहे होते हैं और उनको खाना नहीं मिल रहा होता। तो पत्थर अंदर पेट में डालने से पेट में जगह कम हो जाती है खाने की, जिसकी वजह से उनकी खुराक बहुत कम हो जाती है। और क्योंकि ये पत्थरों को डाइजेस्ट कर नहीं सकते, तो टेक्निकली ये जो फेज 1 की डाइट रिस्ट्रिक्शन थी, ये उसको भी नहीं तोड़ रहे थे। तो इसकी वजह से ये इस रिचुअल को कंटिन्यू कर पाते हैं। इसके साथ ही फेज 1 में मंक्स को बहुत ही एग्जॉस्टिंग फिजिकल ट्रेनिंग रूटीन को भी फॉलो करना पड़ता है। और जब भी फ्री टाइम में, जब वो खाना नहीं ढूंढ रहे होते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, ये उस टाइम में मेडिटेट कर रहे होते हैं। फेज 1 के 1000 दिनों के एंड में अगर मंक जिंदा बच जाता है, क्योंकि कभी कभार फेज 1 का मंक मर भी जाता है, ज्यादातर भूख की वजह से ही। खैर यहाँ पर फेज 1 मंक के ऊपर
होता है कि वो फेज 2 में जाना चाहता है। ये डिपेंड करता है पहला, क्या उसने फेज 1 के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया है, क्योंकि ये चीज सिर्फ उसी मंक को पता होती है कि उसने फॉलो की है या नहीं की। और दूसरा, क्या वो खुद स्पिरिचुअली रेडी है फेज 2 में जाने के लिए। फेज 2 फेज 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो जो मंक्स फेज 1 से फेज 2 में जा रहे होते हैं, उनको यहाँ पर अपनी पूरी जान मारनी पड़ती है, और यहाँ पर उनको अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही कमिटेड होना चाहिए इस चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में। रेफरेंस के लिए, वो जो 24 मंक्स थे जिन्होंने निर्वाणा को सक्सेसफुली अचीव कर लिया था, उनमें से ज्यादातर मंक्स ने फेज 1 को 2 या 3 बार रिपीट किया था, सिर्फ इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि वो वाकई तैयार है। फेज 2 को बोला जाता है नियोजो, और रफली इसकी ट्रांसलेशन बनती है डीप मेडिटेशन। फेज 2 को अगर सिंपल अल्फाज में समझें तो इन मंक्स को इसमें ट्रांस लाइक स्टेट में एंटर होना पड़ता है, मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, क्योंकि इस फेज में उन्होंने जो करना होता है वो फिजिकली इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है कि इनको अपने आप को मेंटली डिटैच करना पड़ता है इस चीज को पूरा करने के लिए। तो इस फेज 2 में बैठकर मंक्स को बेसिकली हर वक्त ही मेडिटेट करना पड़ता है 100 दिन तक, और इस टाइम पीरियड में ना ही वो किसी दरख्त के बाय प्रोडक्ट्स खाते हैं, ना ही पत्थर खाते हैं, बल्कि इसकी जगह इनकी यहाँ पर होती है लिक्विड डाइट। ये थोड़ा बहुत नमकीन पानी पीते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक खास किस्म की चाय पीते हैं। ये चाय बनी होती है टॉक्सिकोडेंड्रम वनिकुलम ट्री बार्क से। इसके अंदर सेम टॉक्सिन्स होते हैं जो पॉइजन आईवी में होते हैं, जिसका मतलब है बेसिकली फेज 2 के अंदर आप लोग अकेले 100 दिन तक अपने आप बैठे रहोगे और वक्फे वक्फे से जहरीली चाय पीते रहोगे, जो कि बहुत ही गंदा एलर्जिक रिएक्शन करती है आपके गले के अंदर और पेट के अंदर, जिसमें आपके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा खुजली होगी, जिसको आप फिजिकली बाहर से इचिंग कर ही नहीं सकते। साथ ही ये जहरीली चाय आपको डायरिया भी करवाती है और बहुत ज्यादा उल्टियां भी लगाती है। अगर आप फेज 2 के 100 दिनों को किसी भी तरह सरवाइव कर लेते हो, बदकिस्मती से जिसमें ज्यादातर मंक्स नहीं कर पाते, तो आप लोग ऑटोमेटिकली फेज 3 में शिफ्ट हो जाओगे। फेज 1 की तरह फेज 2 कभी भी रिपीट नहीं होता, क्योंकि इसको करने से या तो मौत होती है या फिर ये पार हो जाता है। और यहाँ पर फेज 3 या तो सबसे आसान या फिर सबसे मुश्किल पार्ट है इस शोकोशुन बुत्सु रिचुअल का। ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह देखते हो। इसका कोई खास नाम नहीं है जैसे फेज 1 और फेज 2 का है, शायद इस वजह से क्योंकि ज्यादातर लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाए। खैर जो भी है, फेज 3 के अपने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं फेज 1 और फेज 2 के बजाय। फेज 3 का जो मंक है उसके लिए एक छोटा पाइन बॉक्स बनाया जाता है जिसके अंदर कोई खिड़की नहीं होती। ये स्पेशल फेज 3 मंक वाले बंदे के लिए बनाया जाता है, और ये सिर्फ उतना ही बड़ा होता है जिसके अंदर ये बुद्धिस्ट पोज की तरह बैठ सकते हैं, बिल्कुल उसी पोज में जिसमें ये मेडिटेट कर रहे होते हैं। फिर जब ये बन जाता है तो मंक इस बॉक्स के अंदर बैठता है, फिर ऊपर से लिड लगाकर ढक्कन बंद कर देते हैं, लेकिन एक बेम्बू पोल को इसके अंदर से अटैच करते हैं बाहर की तरफ, मतलब जो ऊपर ढक्कन वाला एरिया होता है उसमें बेम्बू फंसा देते हैं ताकि सांस लेने के लिए यहाँ से हवा जाती रहे अंदर। और फिर इस डब्बे को जिसके अंदर ये मंक होता है, इसको 10 फीट गहरे खड्डे में डाल देते हैं। फिर जब ये मेक श्योर कर लेते हैं कि बेम्बू का पोल इतना बड़ा है कि ये जमीन से बाहर निकला रहेगा सांस लेने के लिए, ये इस पूरे खड्डे को चारकोल से भर देते हैं। अब फेज 3 में आगे क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये रिचुअल मंक के साथ कर क्या रहा होता है। फेज 1 के अंदर जो दरख्त खाने की ट्रेनिंग होती है वो 2 पर्पसेस को फुलफिल कर रही होती है। पहला तो ये है कि ये हिम्मत को चेक करता है कि कौन सा मंक इस रिचुअल को परफॉर्म कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। मतलब ऐसा है कि फेज 1 को अगर तुम कंप्लीट नहीं कर सकते तो फेज 2 और फेज 3 को तो भूल ही जाओ। ऐसा समझो जैसे ये एक फिल्टर है जो वीक मंक्स को साइड पे करता है। फेज 1 का दूसरा पर्पस है मंक को बिल्कुल श्रिंक कर देना। दरख्त खाने की डाइट और हर वक्त की फिजिकल एक्सरसाइज इनकी बॉडी से फैट को बिल्कुल उड़ा देती है और साथ ही इनके मसल्स भी पतले हो जाते हैं। तो फेज 1 के एंड में ये बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, और ये चीज बहुत जरूरी है जब मैं आपको फेज 3 के एंड के बारे में बताऊंगा। फेज 2 जो डीप मेडिटेशन फेज है, इसके भी 2 पर्पसेस हैं। पहला पर्पस तो वही ये मंक को ट्रांस लाइक स्टेट में ले जाता है। इसका दूसरा पर्पस ये है वो जो टॉक्सिन उस पॉइजनस टी के अंदर होते हैं वो मंक की बॉडी में जितने भी नेचुरल पैरासाइट्स और बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देती है। साथ ही ये चीज भी बड़ी अहम है जब मैं आपको फेज 3 के एंड का बताऊंगा। अब जो फेज 3 का सवाल है, मंक एक डब्बे के अंदर बैठता है, उस डब्बे को जमीन में 10 फीट नीचे लेकर जाते हैं, एक ब्रीथिंग बैम्बू शूट इंस्टॉल करते हैं, फिर चारकोल से उसको दफन कर देते हैं। फिर अगले कुछ दिनों तक जो फेज 3 मंक है वो यहाँ
बिल्कुल अंधेरे में बैठकर हर वक्त मेडिटेट करता रहता है। और फिर हर रोज उनके पास नीचे एक बेल होती है, वो उसको बजाते हैं। यहाँ पर सिर्फ यही एक चीज होती है जो वो मेडिटेशन के अलावा करते हैं। और जमीन के ऊपर एक मंक्स की टीम होती है जो इस रिचुअल को सपोर्ट कर रही होती है। वो नीचे घंटी की आवाज को सुन रहे होते हैं। और जो पहला दिन जब उनको इस घंटी की आवाज नहीं आती, उसका ये मतलब है कि डब्बे के अंदर जो मंक था उसने इस रिचुअल को कंप्लीट कर लिया और टाइम आ गया है ये देखने के लिए कि उन्होंने निर्वाणा को अचीव कर लिया है या नहीं किया। बुद्धिज्म के अंदर वो बंदा जिसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, जैसे कि एक मम्मी, वो एक ऐसा बंदा बन जाता है जिसने मौत को चकमा दे दिया। और मौत को चकमा देने के लिए अपने आप को रिमूव करना पड़ता है उस विशियस ह्यूमन लाइफ साइकिल से। मतलब वही पैदा हुए, सफर किया, मर गए, रिपीट। जिसका सिंपल मतलब ये है कि मम्मी बनना ही निर्वाणा को अचीव करना है। और सोकोशन बुत्सु ही सेल्फ ममिफिकेशन रिचुअल है। फेज 1 मंक की बॉडी को श्रिंक करता है, ये फैट को, मसल्स को रिमूव करता है और साथ ही मॉइस्चर को भी बॉडी के अंदर। और जो डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है, जो नेचुरल बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को थ्राइव करते हैं बॉडी के अंदर। और ये बैक्टीरिया और पैरासाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी को डिकम्पोज करने में। तो अगर फेज 1 का मंक मर भी जाता है फेज 1 के एंड में, तो उनकी डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। मम्मी की तरह नहीं होगी लेकिन काफी स्लो हो जाएगी। और फेज 2 में जो पॉइजनस टी पीते हैं वो बाकी के जितने भी पैरासाइट्स और बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारती है, जो फेज 1 में बच जाते हैं। साथ ही मोशन और उल्टियों की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाती है और ये चीज भी डिकम्पोजिशन को कम करने में मदद करती है। फाइनली जो फेज 3 होता है वो होता है मौत का फेज, जिसमें मंक अपनी ही कब्र में जाता है, उसको जमीन में दफनाते हैं और वो नीचे से घंटी बजाते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि हम अभी भी जिंदा हैं। और जब घंटी बजना बंद हो जाती है उसका ये मतलब होता है जो डब्बे के अंदर मंक है वो मर चुका है। उस पॉइंट पर जो ऊपर क्रू होता है वो ब्रीथिंग पोल वाले बैम्बू को बाहर निकाल लेते हैं और उस बॉडी को उस डब्बे के अंदर अगले 1000 दिन तक छोड़ देते हैं। 1000 दिन के बाद वो डब्बे को बाहर निकालते हैं जमीन से, उसके बाद उसकी लिड को खोलते हैं। और अगर उनके जिस्म पे कोई भी डिकम्पोजिशन का साइन नहीं है, उसका ये मतलब होता है कि सेल्फ ममिफिकेशन प्रोसेस काम कर गया, ये मम्मी बन गए हैं और इन्होंने निर्वाणा को अचीव कर लिया और अब इनकी बॉडी होली बन गई है। ये उसको डब्बे से बाहर निकालते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उनको फिर ये अपनी मोनेस्ट्री में रखते हैं और फिर इसकी पूजा करते हैं। और जो बाकी बदकिस्मत मंक्स होते हैं जो इस सोकोशन बुत्सु रिचुअल को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब उनके डब्बे को खोलते हैं तो वो डिकम्पोज हुए हुए होते हैं। उनके डब्बे को ये लोग वापस बंद करते हैं और उसको दफना देते हैं, उसकी पूजा नहीं करते, वो भूल जाते हैं उसको। शोकोसन बुत्सु को ये जापान में इलीगल कर देते हैं लेट 19th सेंचुरी में, लेकिन हमें ये चीज भी पता है कि मंक इसको 20th सेंचुरी में भी प्रैक्टिस करते रहे थे, जिसका ये मतलब है कि मंक शायद आज भी इसको छुपके से प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा एक और रिचुअल है जो मैक्सिको में होता था, वो भी बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उस रिचुअल के बारे में पता चलता है जब एक बंदा इसमें फंसता है। उस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।